ने कल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स किया था बेटा, और उसमें ये किया था कि नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो सोडियम पोटेशियम पंप से होता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और 3 स्टेज होती है। वन इज द जब रेस्टिंग यानी कोई स्टिमुलस नहीं है, उस स्टेज को कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल, जो -70 मिलीवोल्ट होता है। और उस कंडीशन को कहा जाता है पोलराइज्ड। ये ध्यान रखना बेटा, उस कंडीशन को कहा जाता है पोलराइज्ड जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही कुछ भी। जैसे ही स्टिमुलस आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ग्रेडियंट है वो 4 मिलीवोल्ट तक हो जाता है। और जैसे ही ये होता है बेटा, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं उनके चैनल्स ओपन हो जाते हैं और मोर सोडियम आयन गोज इनसाइड एंड लेस पोटेशियम आयन कम्स आउटसाइड। और उससे क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है डीपोलराइज्ड स्टेट, और इस पोटेंशियल को कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। तो ये दिस इज हाउ द पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड स्टेट इज देयर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा कि जब नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है, जब फर्दर ट्रांसमिट होती है, तो पिछले वाला जो डीपोलराइज था वो वापस से रीपोलराइज हो जाता है, यानी नाउ आउटसाइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रीपोलराइज्ड स्टेट। अब बेटा ये तो हो गया कि नर्व इम्पल्स इस तरह से आगे ट्रांसमिट होगी। नाउ हम लोग अगर लेते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन का, और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ मेड्यूलेटेड न्यूरॉन का। तो सिंपली अगर मैं मेड्यूलेटेड न्यूरॉन का लेती हूँ, तो ये मैं इसके ऊपर मेड्यूलेटेड शीट यानी माइलिन शीट बना देती हूँ बेटा। ओके, अब क्या होगा कि अगर ये नॉन मेड्यूलेटेड में चलना है, तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ अंदर नेगेटिव था। जैसे स्टिमुलस आई, बाहर क्या हुआ नेगेटिव, अंदर क्या हो गया पॉजिटिव। फिर यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, ये इस साइड गए, ये इस साइड आए। फिर ये आगे, यानी एक एक स्टेप में प्रोसेस चलेगा। एक एक स्टेप का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर अपन एक एक कदम, मेरे को यहां से और वहां तक जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी बेटा, मैं एक कदम ये उठाया, फिर मैंने ये उठाया, फिर मैं ये उठाऊं, ये ऐसे ऐसे अगर मैं चलूं एक एक कदम के नेक्स्ट ऐसे टच कर करके, तो इट विल टेक टाइम टू रीच ओवर हेयर। तो नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में इतने पोर्शन में जाएगी नर्व इम्पल्स, फिर इसमें जाएगी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स जाती है, वो कहां से, ये यहां से पहले नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो नर्व इम्पल्स यहां से सीधी कहां जंप करेगी, इधर, इधर से कहां जंप करी नेक्स्ट, और नेक्स्ट से कहां जंप करी यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो नर्व इम्पल्स जा रही है, तो मैं जंप करती हूँ, जल्दी पहुंच गए बेटा। और ऐसे नॉन मेड्यूलेटेड में जा रहे थे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 स्लो चल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इम्पल्स नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में ट्रेवल करती है, मैं नॉन मेड्यूलेटेड के लिए एनएम लिख रही हूँ, तो एनएम में इम्पल्स टेक टाइम टू ट्रेवल। और इसके अंदर जो नर्व इम्पल्स है बेटा, वो जंप करके जा रही है। तो ये जो जंप के जाती है, इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है सॉल्टेटरी मूवमेंट। क्या कहलाता है बेटा, ये सॉल्टेटरी मूवमेंट।
तो लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट कि इन नॉन medulated neuron the nerve impulse transmission take longer time and it is also energy expensive process. जबकि मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में लिखो while in medulated neuron the nerve impulse moved moved by a saltatory saltatory movement. ये क्वेश्चन यूजुअली आ सकता है, ये क्वेश्चन मोस्टली आ सकता है बेटा कि कौन सा मूवमेंट चलता है, तो सॉल्टेटरी मूवमेंट, सॉल्टेटरी का मीनिंग होता है जंप कर करके. सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, इट इज एन एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस. इट इज एन एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस. तो ये तो हो गया बेटा हमारे मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में किस तरह से नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है ये. उसके बाद में साइनेप्सिस हम लोग बाद में करेंगे बेटा, लास्ट में जब रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे उससे पहले साइनेप्सिस करेंगे. अभी हम लोग लेते हैं हमारा नर्वस सिस्टम. तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से पहले हम लोग करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, कि भाई किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पर हम न्यूरॉन्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, 3 टाइप्स में. दैट इज न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, यूनिपोलर न्यूरॉन में केवल एक साइटोन होता है यानी सेल बॉडी एंड ओनली द सिंगल एक्सॉन, यानी केवल एक्सॉन और साइटोन. ये एग्जाम्पल होता है यूनिपोलर न्यूरॉन को. ह्यूमन बीइंग में यूनिपोलर न्यूरॉन केवल एम्ब्रियो में मिलता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन मिलता है हमारी बॉडी में. उसके बाद में आता है बेटा बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है इसके 2 पोल्स होंगे. 2 पोल का मतलब एक तो सेल बॉडी हुई बेटा, एक एक्सॉन हुआ. एक्सॉन ब्रांच हो सकता है और एक ही डेंड्राइट, यानी एक ही डेंड्रॉन, नहीं बेटा अंधेरा हो जाएगा फिर, एक ही डेंड्रॉन हुआ. ठीक है, तो ये सिंगल डेंड्रॉन, सिंगल एक्सॉन एंड सिंगल साइटोन, यानी साइटोन की दोनों तरफ बस एक एक है. इस वजह से इसको कहा जाता है क्या बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन. तो बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है ये कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा. ये क्वेश्चन मिलता है हमारे रेटिना ऑफ द आई. अभी लाइट चैप्टर आप लोग पढ़ोगे बेटा, उसमें फिजिक्स में, तब आप पढ़ोगे रेटिना ऑफ द आई. तो रेटिना के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं हमारे. लास्ट होता है बेटा मल्टीपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही कर चुके हैं बेटा. ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है. एक्सॉन तो एक है बट डेंड्राइट्स आर मैनी, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं.
तो इस कंडीशन को कहा जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी में मिलता है। ठीक है, तो ये हमको ये पता चल गया, तो सिंपली याद रखना है। तो राइट डाउन द न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप, या लिख बाद में लोगे बच्चे? पहले आप मुझे बताओ, साइमल्टेनियसली पढ़ाती जाऊं या लिखवाती भी जाऊं? मैम पढ़ाते जाओ, हम तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वरना इससे बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसका वो भेज दिया करूंगी तुम लोगों को फोटो, है ना? हाँ मैम, उससे ठीक हो क्लिक करके। हाँ ठीक है, तो फिर मैं पढ़ाती जाती हूँ, है ना? हाँ ओके बच्चा। तो बेटा यूनिपोलर हो गए जो एम्ब्रियो में मिलते हैं, बाइपोलर हो गए जो रेटिना ऑफ द आई में मिलते हैं, याद कर लेना, आता है क्वेश्चन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में मल्टीपोलर न्यूरॉन ही मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, वो क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा? व्हाट इज द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स का पाथवे क्या है, किस रास्ते से चलती है नर्व इम्पल्स? तो अपन को पता है सबसे पहले स्टिमुलस आती है ना? जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगी, स्टिमुलस इन डेंड्राइट्स के पास जाएगी बेटा, ये डेंड्राइट्स के पार्ट है, इनके पास जाएगी, फिर डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के बाद साइटोन, साइटोन के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद में नर्व टर्मिनल, और नर्व टर्मिनल के बाद ये सिनेप्टिक नोब के पास जाएगी, और वहां से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट के पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा कि व्हाट इज द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स, फर्स्ट स्टिमुलस आई, किसके पास गई बेटा? डेंड्राइट के पास, देन डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और फिर सिनेप्सिस के पास। तो नेक्स्ट चीज आता है कि व्हाट इज सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। अब बेटा सिनेप्सिस बना किस किस चीज से है? तो सिंपली अगर मैं एक ड्रॉ करूं सिनेप्सिस, तो ये तो हो गया हमारा सिनेप्टिक नोब। तो ये सिनेप्टिक नोब है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये सिनेप्सिस से पहले है, सिनेप्सिस का मतलब होता है जंक्शन, यानी कि जैसे सपोज ये है, तो जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस, कंप्लीट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। सिनेप्सिस किससे बना है? ऊपर वाला कहलाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नीचे वाली डेंड्राइट की है, लेकिन इसको कहा जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे को कहा जाएगा बेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है कहीं पे भी वो खाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट। तो दिस इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके, एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस किस किस का बना हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिनेप्सिस इज मेड अप ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन इसके पार्ट हो गए बेटा सिनेप्सिस के। नाउ सिनेप्सिस फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सिनेप्सिस? तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस ले बेटा, तो फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द केमिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बहुत रेयर, दो अभी पहले बताऊंगी कि क्या होता है, और केमिकल सिनेप्सिस हम लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन सिनेप्सिस होता है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बताए कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हो सकते हैं। तो वो कंडीशन अगर हम देखें कि कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हो सकते हैं, तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन। आपने देखा बेटा यहाँ पे मैंने
इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में बहुत कम जगह बनाई है, ये नहीं है कि ये गलती से बन गया। और इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के बीच में मैंने बहुत ज्यादा जगह बनाई है। तो यानी जब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, तो वहां पे नर्व इम्पल्स के when there is a more space between the pre-synaptic membrane and the post-synaptic membrane, then there is then the synapses is of chemical, यानी ट्रांसमिशन होएगा बाय केमिकल। और अगर द डिफरेंस बिटवीन और यू कैन से द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज वेरी नियर, क्योंकि आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में अगर एक छोटा सा भी गैप आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो खत्म हो जाता है ना बच्चे, नहीं फ्लो कर सकती है, सर्किट टूट जाता है। तो अगर इनके बीच में भी गैप आ जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं होगी। इंफॉर्मेशन आगे पास होने के लिए इन दोनों के बीच में गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस गैप इज वेरी लेस, केमिकल सिनेप्सिस में गैप इज मोर। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बहुत रेयर होता है ह्यूमन बीइंग में, बट इट इज फास्टर। कैसा होता है बेटा? फास्ट होता है। और केमिकल सिनेप्सिस जो होता है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस के कंपैरिजन में स्लोअर है। न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है बेटा, और न्यूरोट्रांसमीटर मैंने कल लिखवाए थे बेटा। एक तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो एसिटाइल कोलिन है बेटा। दूसरा मैंने गाभा फुल फॉर्म लिखवाया था, है ना, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। इसके अलावा बेटा जो होता है वो एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज डोपामिन। भी होता है, और एक बेटा हम लोग कह देते हैं कि एपिनेफ्रिन भी होता है। तो इसमें मैं इसलिए बताना नहीं चाहती हूँ, यूजुअली बच्चे इसको हार्मोन के साथ में भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए बेटर है आप एसिटाइल कोलिन, गाभा, है ना, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड और डोपामिन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप याद रखो। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। तो मैं अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम लेती हूँ तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सॉरी बेटा, अभी इससे पहले तो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताना है मुझे, सॉरी। न्यूरो, ये हमारी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? अभी तक हम सिनेप्सिस कर रहे थे बच्चे, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलस पास होती है तो हम कहते हैं सिनेप्सिस। अब बेटा लास्ट में वो न्यूरॉन किसी ना किसी मसल को तो पास करेगी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर सपोज मेरे पिन लग गई, पिन लगी, तो वो इंफॉर्मेशन पहले सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी और लेके जाके मेरी स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगी, और स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा? स्पाइनल कॉर्ड बोलेगी रिमूव योर हैंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत जल्दी से, कि हैंड रिमूव करो। अब बेटा हैंड रिमूव करने के लिए मेरे को अपनी मसल, मेरे को तोता उड़ चिड़िया उड़ नहीं करूंगी, मैं इमीडिएट हाथ बैक कर लूंगी। तो जो मेरा हाथ बैक हुआ वो किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। तो लास्ट में इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के थ्रू किसके पास गई बेटा? मसल्स के पास। तो जब न्यूरॉन मसल को इंफॉर्मेशन पास करती है तो वो सिनेप्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहलाता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर विल बी सेम। हाँ बेटा। मैम जो आपने बोला पिन लगे हैं वो वाले सेंसरी नर्व होते हैं, वो नोशियोसेप्टर्स होते हैं ना? क्या कह रहे हो? जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो? मैम नोशियोसेप्टर्स बोलते हैं ना उन्हें। नहीं समझी मैं बेटा। मैम वो जो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं थोड़े मोटर न्यूरॉन से। हाँ बेटा बिल्कुल। ये बेटा जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन को केवल ले जाने का काम करते हैं,
और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाने का काम करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में काम करते हैं, एक जैसे नहीं होते कि भाई दोनों ये भी काम कर रहा है या वो दूसरा काम भी कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हाँ वो एक बार बीच में वो चली गई थी, 1 मिनट बेटा। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये जो मोटर न्यूरॉन आएगी, कौन सा न्यूरॉन आएगा बेटा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का सिनेप्टिक जो वेसिकल आएगी या जिसको हम सिनेप्टिक लोब कहते हैं, वो कनेक्शन बनाएगा किसके साथ में बेटा? वो कनेक्शन बनाएगा विथ मसल्स। तो मसल्स के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे छोटी छोटी सी बेटा वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए, जैसे स्टिमुलस यहाँ पे आई, यहाँ तक कैसी स्टिमुलस चल रही है बेटा? इलेक्ट्रिकल, पोलराइज से डीपोलराइज और डीपोलराइज से रीपोलराइज। ये अंकित राव कौन है बच्चे? अंकित राव, अंकित राव कौन है? मैम उसकी ऑडियो डिस्कनेक्ट है, सुनाई नहीं देगा उसको। अच्छा, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? उसका डिस्कनेक्ट नहीं है, उसने वीडियो ऑडियो ऑन नहीं कर रखा। आप कर दे बेटा, लिख के दे। हाँ उसको लिख के भेज दे, इसी पे से चैट हो जाता है ना अपने कि कॉल इन डिवाइस। चलो, तो यहां तक तो बेटा चली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके आगे अब ये यहाँ पे आने के बाद में जैसे इम्पल्स यहाँ आई, ये जो वेसिकल्स हैं ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होते ही जैसे मैं इसको स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये इस तरह से ब्रेक होंगी। ब्रेक हुई तो इसमें से ये बाहर आई, बाहर क्या आई बेटा? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जब बाहर आएगी, कहाँ पे? इस जंक्शन पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास। तो यहाँ आके इट विल ब्रेक इनटू 2 थिंग्स। वन इज, ये ब्रेक हो जाएगी बेटा, और ब्रेक होके बनाएगी एसिटाइल प्लस कोलिन। जैसे ही एसिटाइल और कोलिन बनेगा बेटा, इससे एक न्यू इम्पल्स जनरेट होगी, इसके ब्रेक होने से एक न्यू इम्पल्स जनरेट होगी, और वो इम्पल्स किस में पास हो जाएगी बेटा? वो इम्पल्स पास हो जाएगी मसल में या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, और ये एसिटाइल और कोलिन वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ पे बेटा? इन द सिनेप्टिक नोब। और जब सिनेप्टिक नोब में वो रीएब्जॉर्ब हो गए, अगेन दे विल फॉर्म एसिटाइल एंड कोलिन, और फिर वापस उसकी वेसिकल बन जाएंगी, और फिर वापस से ये कवर्ड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और फ्रॉम द सिनेप्सिस। तो ये क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में सिंपली आपको याद रखना है, एक्सॉन के अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मींस, और बिटवीन द सिनेप्सिस मोस्टली इम्पल्स ट्रांसमिट होती है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे चलता है केमिकल और एक्सॉन में चलता है इलेक्ट्रिकल। तो ये चीज बेटा आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा मोस्टली 3 टाइप में। पहले हम लोग 3 में ही करते थे बेटा, नाउ डेज इट इज रिटन इन 2 पार्ट, तो मैं अभी के तरह से ही लेके चलती हूँ। वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब जो हमारी बॉडी के सेंटर में लोकेटेड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा दो चीज आती है, वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर वापस से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वन इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री। अगर आप लोगों को याद हो, कल मैं आप लोगों को कह रही थी बेटा मैं बाद में बताऊंगी वॉलेंट्री और सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात। तो अगर मैं लेती हूँ वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी हम इसको कह सकते हैं वीएनएस, और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं एएनएस। अब बेटा जो ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, इसको हम सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इसको वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता था और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अलग से लिया जाता था। अब ये इसी का ही पार्ट कर दिया है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर द नर्व्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द ब्रेन। जो ब्रेन में से रिलीज होती है वो नर्व्स कहलाती हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स। दे आर 12 इन नंबर। टोटल क्रेनियल नर्व्स हम लोगों के अंदर कितनी होती है बेटा? 12 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होती हैं वो कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके बेटा, तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होंगी बेटा। अब सिंपली याद रखना बेटा कि क्रेनियल नर्व्स जो होती है दे कैन बी मोटर, दे कैन बी सेंसरी एज वेल एज दे कैन बी मिक्स। लेकिन स्पाइनल नर्व जितनी भी होती हैं ऑल आर मिक्स्ड। ऑल आर मिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि ये टोटल, हाँ बच्चे, ये 12 इन पेयर्स होंगी या इन नंबर्स होंगी क्रेनियल? हाँ नहीं नहीं 12 इन पेयर्स, सॉरी 12 इन पेयर्स, सॉरी 12 इन पेयर्स बेटा। और ये जो होती है दे आर 31 इन पेयर, दे आर 31 इन पेयर। ये टोटल 31 होती है बेटा पेयर्स में, और ये टोटल 12 पेयर्स होती है। फिर मैंने क्या बताया, स्पाइनल नर्व सारी 1 से लेके 31 तक सब मिक्स्ड होती हैं। क्रेनियल नर्व्स में कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ मोटर होती है और कुछ सेंसरी होती है। अपन लोगों को इसके अंदर कौन सी नर्व एग्जाम में यूजुअली आती है? तो इसमें जो यूजुअली एग्जाम में आती है वो आती है बेटा 10th पेयर ऑफ नर्व। 10th पेयर ऑफ नर्व जो होती है इसको कहा जाता है वेगस नर्व। ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, पीएमटी में भी पूछ लिया जाता है। दो हमारे नर्व्स नहीं होती है लेकिन फिर भी ये पूछ लिया जाता है। 10th पेयर ऑफ नर्व इज कॉल्ड एज वेगस नर्व, ठीक है। और सिंपली अगर अपन लोग ले तो जैसे ये कह देते हैं कि डेंटिस्ट नर्व कौन सी होती है ना, डेंटिस्ट नर्व, कि भाई डेंटिस्ट मतलब कि दांतों से रिलेटेड। तो वैसे तो जो दांतों से रिलेटेड होती है वो बेटा 3rd, 4th और 5th होती है। 3rd, 4th और 5th। लेकिन अगर आए तो दैट इज 5th नर्व जो होती है इसको डेंटिस्ट कहते हैं। क्यों डेंटिस्ट कहते हैं? क्योंकि इसका नाम होता है बेटा ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व। जब हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना बेटा, तो ये हमारे मुंह में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि हमको पेन नहीं हो। तो वो इसी नर्व में लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुंह में कहीं पे भी लगा देते हैं, जहां पे वो ये नर्व इनर्वेट करती है ना वहां पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो 10th जो भी नर्व लिखा हो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा सॉरी 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 बेटा, अभी दिखाई दे गया बेटा? तो Yes, 3rd, 4th और 5th जो है ये तीनों डेंटिस्ट नर्व कहलाती है, जिसमें मेन डेंटिस्ट नर्व आती है बेटा 5th नर्व विच इज कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल नर्व।
तो ये आपके हो गए क्रेनियल नर्व की। इसका बेटा कैसे सिंपल तरीका होता है कि वो याद रखेंगे। वैसे एग्जाम में बहुत रेयर है कि पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म को एक पेज पे लिख के और मैं उसको फोटो सेंड कर दूंगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे दो आते हैं बेटा, वन इज द पैरासिम्पैथेटिक, ये भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेकंड इज सिम्पैथेटिक। ये दो नर्वस सिस्टम जो आते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आते हैं बेटा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपल सा तरीका है बेटा इनको याद रखने का कि क्या काम करते हैं। काम तो बहुत कुछ है, लेकिन एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। जैसे ये दोनों मिलके हमारी हार्ट बीट हो गया, या फिर जो भी कोई, जैसे हम कह देते हैं ना कि इनवॉलेंट्री एक्शन, उनको कंट्रोल करते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल करते हैं? सिंपली जैसे अगर मान लो मुझे डर लग रहा है तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा बेटा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। ऐसे ही अगर मुझे डर लग रहा है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बाय एक्सेलरेटिंग, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द आर्टरीज, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। सिंपैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा, और पैरासिम्पैथेटिक वापस उसको क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। जब आपको डर लगता है तो आप देखते होगे यूजुअली मुंह सूख जाता है बेटा, डर के मारे हम कह देते हैं ना मुंह सूख गया। मुंह में पानी तो जब आता है जब मजे आ रहे होते, तो जब मुंह सूख जाता है यानी डर के, ये सारी चीज वही काम करती है जहां पे हमको स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो मुंह भी सूखता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन को इनिबिट करेगा, और ये सलाइवा के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा वापस से। आईज, जब डर लगता है तो हम कहते हैं ना आंखें फटी की फटी रह गई, फटी की फटी रह गई, मतलब कि हमारा जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है। अभी बेटा आई का भी करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो प्यूपिल आप लोगों को पता है वो डायलेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट करता है जिससे ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में जाए और हम इजीली देख ले। अगर सपोज आप किसी जंगल में गए या कहीं पे आप अंधेरे में गार्डन में खेल रहे हो और एकदम से आपको वहां पे ऐसा लगा कि कोई स्नेक वगैरह है, तो आप आंखों को ऐसे खोल खोल के ध्यान से देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी देख सके कम रोशनी में भी, तो वो सिंपैथेटिक। सिंपली याद रखो, मैं तो इसका एग्जांपल वो देती हूँ बेटा कि अगर जैसे दो भाई बहन है, तो भाई और बहन, यूजुअली ना बहनें बहुत खराब चीजें होती है, छोटी बहनें और भी खराब होती हैं, लड़ाई करती है बराबर की, ठीक है, बराबर लड़ाई करेंगी और फिर बैठ जाएंगी। और फिर घर में अगर पापा या मम्मी आए ना बाहर से, तो आती और मम्मी पापा क्या बेटा कैसे बैठी है, तो जोर जोर से रोने लग गए, भैया ने मुझे मारा, मारा मेरे को भैया ने। मतलब जैसे सिंपैथी मिली वैसे ही रोने लग जाती है। और तो वो सिंपली याद रखो कि जैसे सिंपैथी मिली उनका बह बह चालू हो जाता है, रोना चालू हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेसफुल कंडीशन में कोई भी चीज को इंक्रीज करता है और फिर पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। तो ये हो जाते हैं बेटा पैरासिम्पैथेटिक। अब हम सबसे फर्स्ट करेंगे बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो होता है और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों की लोकेशन कहाँ है? दोनों की लोकेशन है बेटा डोर्सल। डोर्सल और वेंट्रल आप लोगों को पता है बेटा। अगर ये मेरा हाथ, मैं इस हाथ को ऐसे जमीन की तरफ ऐसे करके लेटती हूँ, या मैं अपने मुंह को जहाँ पे मेरे नोज है और माउथ है उसको मैं जमीन को टच करते हुए लेटती हूँ, तो वो वाला पोर्शन मेरा वेंट्रल होता है बेटा, और जो पोर्शन ऊपर आसमान को दिख रहा है वो मेरा डोर्सल होता है। तो ब्रेन हमारे आगे सर में पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है बेटा, और स्पाइनल कॉर्ड भी बैकबोन के उधर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी पोजीशन होती है डोर्सल। दूसरा मैंने कहा था कि कॉर्डेट के जो होते हैं बेटा, कॉर्डेट्स में डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम मिलते हैं।
तो हमारे ब्रेन में भी कैविटीज प्रेजेंट होती है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैविटीज है और क्या क्या है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक तरह से हम कह दो कि ब्रेन की जो स्टेम होती है उसका ही एक्सटेंशन है आगे की तरफ, ठीक है। तो सिंपली सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो फर्स्ट मैं लूंगी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जब आप लोगों को लगे कि आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है तो बता देना बेटा, हम क्लास एंड कर देंगे, जरूरी नहीं है कि हमें 1 घंटे तक कंटिन्यू करना, ठीक है। और जब आपको लग रहा है कि ठीक है चलने दो तो चलने देंगे। मैम पढ़ा अभी तो कुछ ही नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं हो कि तुम लोग कह दो कि मैम तो एक बार पढ़ जाती है, पीछे तो पढ़ी जाती है, मेरे को तो कुछ वो नहीं है, मैं तो अपना खाना वाना बना के बैठी हुई हूँ बेटा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा ब्रेन। ब्रेन का अगर अपन स्ट्रक्चर ले तो सबसे ब्रेन के स्ट्रक्चर लेने से पहले हम लोग लेंगे कि ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन इज प्रेजेंट इन द कैविटी कॉल्ड एज क्रेनियम। क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। क्या कहलाती है बेटा? ब्रेन बॉक्स कहलाती है। ये जो ब्रेन बॉक्स होती है इनके अंदर वेरियस बोन्स प्रेजेंट होती है। जब हम स्केलेटल सिस्टम करेंगे तब करेंगे, लेकिन जितनी भी बोन्स है यानी कि जो क्रेनियल बोन्स है वो आपस में फ्यूज्ड रहती हैं और इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं। इमूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल बोन्स के बीच में। तो जहां पे जैसे मान लो ये एक क्रेनियल बोन, यहाँ पे ये सपोज ये एक क्रेनियल बोन है, दूसरी क्रेनियल बोन ये है, तो इनके बीच में जो जॉइंट है वो इस तरह का लगेगा, इस तरह से। तो इस तरह से इनकी ये दोनों बोन्स मूव नहीं कर सकती एक दूसरे से सेपरेट। तो इस तरह की जॉइंट को कहा जाता है बेटा स्यूचर। क्या कहा जाता है? स्यूचर। तो पहली चीज, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन बॉक्स में, जिसको क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम में क्रेनियल बॉक्स होती है जिनके अंदर इमूवेबल जॉइंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज स्यूचर। उसके बाद में आता है कि ब्रेन की मेम्ब्रेन्स क्या होती है। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स को बेटा कहा जाता है मेनिंजेस। क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। मेनिंजेस ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस, है ना, जापानीज ब्रेन फीवर नाम सुना होगा। व्हाई डू वी फॉल इल में है, वायरस की वजह से होता है। तो ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। मेनिंजेस भी 3 तरह की होती है बेटा। सबसे ऊपर की, सबसे अपर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। क्या कहलाती है बेटा? ड्यूरा मैटर, DURAMATER। ये बेटा फ्यूज होती है किसके साथ में? क्रेनियम के साथ, यानी ब्रेन बॉक्स के साथ फ्यूज होती है। मिडिल जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड, एरेक्निडी स्पाइडर की फैमिली है बेटा। तो एरेक्निडी स्पाइडर, यानी स्पाइडर क्या बनाता है? वेब। इसके स्ट्रक्चर में भी अगर अपन इस मेम्ब्रेन को देखो तो इसमें इस तरह से वेब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ऐसे, इसलिए इसको कहा जाता है एरेक्नॉइड। थर्ड जो होती है दैट इज कॉल्ड एज पाया मैटर। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? पाया मैटर। तो 3 हो गए, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। अब सिंपली मैं अगर इन तीनों को बनाऊं तो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी बेटा। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। मिडिल वाली मेम्ब्रेन जो है वो बेटा इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है।
इसको कहा जाता है एरेक्नॉइड। और सबसे अंदर ही अंदर जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है ये बेटा हाईली वेस्क्यूलर होती है, इसमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है। दिस इज कॉल्ड एज पाया मैटर। अब बेटा मैंने इन दोनों के बीच में स्पेस बनाई है और इन दोनों के बीच में भी स्पेस बनाई है ना? ड्यूरल तो साइन नहीं, सब ड्यूरल स्पेस। तो अगर अपन इन दोनों के बीच की स्पेस, ये वाली स्पेस लेते हैं तो इसमें फ्लूइड भरा रहता है बेटा। हेलो बेटा, सुनाई दे रहा है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बच्चा। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को कहा जाता है बेटा सब ड्यूरल स्पेस। सब का मतलब होता है बिलो, नीचे। तो ड्यूरा मैटर के नीचे है, इसलिए कहा जाएगा सब ड्यूरल स्पेस। इसी तरह से एरेक्नॉइड के नीचे की स्पेस में भी फ्लूइड भरा रहता है बेटा, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये कहलाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये सब एरेक्नॉइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस के बीच में जो ये फ्लूइड फिल रहता है बेटा, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इस फ्लूइड को कहा जाता है, फ्लूइड इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बनता कहाँ है बेटा? ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता किधर है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है बेटा नॉन नर्वस रीजन हमारे ब्रेन का, नॉन नर्वस रीजन। ये मैं केवल 16-17 ईयर्स से ही लोगों को बताने लगी हूँ, पढ़ा मैं 23 ईयर्स से रही हूँ, और वो भी 16-17 ईयर्स से भी इसलिए बताने लगी हूँ क्योंकि मन्नू जब होने वाला था ना बेटा, तो इसके जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसके ब्रेन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्रेन में सिस्ट बताया था। तो तब बताया था कि ये सिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, वो गांठ थी उसके सिर में, और वो गांठ थी बेटा इस वाले पार्ट में जिसका मैं नाम ले रही हूँ। तो नॉन नर्वस रीजन होता है, दैट इज एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। ये मैं इसलिए ज्यादा जोर देती हूँ क्योंकि मैं पूरी एमएससी कर गई थी बेटा, तब तक सोचो एमएससी कर गई बेटा, बीएससी में भी ब्रेन पढ़ा, 12th में भी ब्रेन पढ़ा, एमएससी में दोनों, एमएससी प्रीवियस में भी था, फाइनल में भी था, और तब तक ये दिमाग में था ही नहीं कि एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस जो है वो नॉन नर्वस रीजन है। ये तो जब वो मुदित होने वाला था और वो सिस्ट बताया तो बेटा हम लोग पूरी पीएचडी कर डालते बच्चों के पीछे। तो जब मैंने वो देखा, सर्च करा, तब पता चला कि ये तो नॉन नर्वस रीजन है, नर्वस टिश्यू का नहीं बना होता। हाँ, एक चीज बेटा अपनी रह गई, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो केवल न्यूरॉन्स का नहीं बना होता, वो न्यूरॉन्स के साथ में एक और सेल होती है, न्यूरोग्लियल सेल। ये लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, भूल जाऊंगी फिर वापस, पहले भी भूल गई थी। ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है बेटा नर्वस सिस्टम का, न्यूरोग्लियल सेल्स। मेजर पार्ट इसका होता है और फिर न्यूरॉन्स होते हैं, पूरे न्यूरॉन्स का नहीं होता हमारा ब्रेन। तो ऐसे ही ये नॉन नर्वस रीजन है बेटा, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस होता है और एक होता है बेटा पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। तो जो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस और ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस है, उसमें मेजरली दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है ये। अब बात आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फ्लूइड। तो बेटा केवल वेस्क्यूलर पार्ट कौन सा है? पाया मैटर। एरेक्नॉइड को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ड्यूरा मैटर को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी,
तो इन दोनों को जो ऑक्सीजन मिलती है या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो बाय सिंपल डिफ्यूजन मिलते हैं, तो इसके लिए दे हैव दिस फ्लूइड। इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होना है, तो वेस्ट इज आल्सो एक्सचेंज बाय दिस फ्लूइड। तो ये हो गई बेटा मेनिंजेस। अब आती है कि अगर इन मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस डिजीज को क्या कहा जाता है? तो इन्फेक्शन इन meninges is called meningitis। क्या कहलाती है बेटा? meningitis। ये अपना एनसीईआरटी बुक में व्हाई डू वी फॉल इल में अगर आप लोग पढ़ो तो एनसेफेलाइटिस करके भी है डिजीज, है ना, जापानीज फीवर, ब्रेन फीवर, वो बेटा इसी में मेनिंजेस में ही इन्फेक्शन कॉज करती है, तो उसका ये आ जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारी ब्रेन के मेम्ब्रेन। नाउ वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो अगर मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर लेती हूँ तो सिंपली ब्रेन के मैं कितने पार्ट्स बनाऊंगी? तो सबसे पहले ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फोर ब्रेन, आगे वाला, बीच वाला मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है बेटा कि फोर ब्रेन जो होता है इसको और क्या कहा जाता है? तो फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेनसिफेलॉन। प्रोजेनसिफेलॉन मोस्टली ये वर्ड नहीं आता, लेकिन कभी कभी किसी ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी डाल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेनसिफेलॉन। मिड ब्रेन जो होएगा वो मिडिल में है, इसलिए मीजेनसिफेलॉन। होता है वो सबसे पीछे है, तो इसको कहा जाता है रोम्बोन, RHOMBEN, रोम्बन सिफेलॉन। तो 3 पार्ट हो गए बेटा, प्रोजेनसिफेलॉन, मीजेनसिफेलॉन और रोम्बोसिफेलॉन। अब हम देखेंगे कि इन पार्ट्स में भी, यानी फोर ब्रेन किस किस पार्ट का बना होता है, इसके भी बच्चा सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस मैम। बच्चे आवाज ओके। प्रोजेनसिफेलॉन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज olfactory lobes and third part is called as thalamus नहीं, डायनसिफेलॉन। ये वो डायन नहीं है बेटा, डायनसिफेलॉन है ना। तो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसिफेलॉन, ये किसके पार्ट हो गए बेटा? ये पार्ट हो गए प्रोजेनसिफेलॉन के। फिर उसके बाद में मीजेनसिफेलॉन के अंदर सिंपली आपका मिड ब्रेन है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आता है। और हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, और थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है सेरिबेलम। बच्चे सेरिबेलम और सेरिब्रम इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं करना है। यही दोनों चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन
आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, सेरिब्रम के भी और सेरिबेलम के भी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा प्रोजेनसेफेलॉन का सेरिब्रम। सेरिब्रम देखा जाए तो सबसे बेटा लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बेटा सेरिब्रम है। ये सेरिब्रम क्या होता है बेटा, अगर मैं साइड से देखूं तो मतलब आपका साइड व्यू देखा जाए, जहां से आपका कान दिखाई देता है वहां से देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का। और अगर मैं तुम्हारे ऊपर से देखूं, सर के ऊपर से देखूं, तो मुझे तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई दे। ये साइड से देख रही हूँ तो मुझे ये व्यू दिखाई दे रहा है, और टॉप से देख रही हूँ तो मुझे ये व्यू दिखाई दे रहा है। तो पहले हम टॉप की बात करेंगे कि ऊपर से देखते हैं तो सेरिब्रम एक्चुअली दो पार्ट्स का बना होता है, एक हेमिस्फीयर और ये दूसरा हेमिस्फीयर। तो ये इसको भी और इसको भी क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमी मतलब हाफ, स्फीयर का आधा। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इनको दोनों को ऐसे डीप क्लेफ्ट, एक गड्ढा सा दिखता है यह हमें, है ना। तो एक डीप क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है जो इसको दो हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, दो हाफ में डिवाइड करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। अब सिंपली आप ये देखो बेटा, आपने सुन रखा होगा कि हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को राइट साइड का ब्रेन और राइट साइड की बॉडी को लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। यानी जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन चलता है और जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन चलता है। तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट साइड का कुछ भी काम करेंगे तो वो कंट्रोल होता है बेटा राइट ब्रेन से, और राइट साइड का ऑर्गन से कोई काम करते हैं तो वो कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैं ये यहाँ पे एक ड्रॉ करूं, जैसे सपोज मैं अलग अलग कर देती हूँ इन दोनों ब्रेन्स को, ये एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर। अब ये वाला पोर्शन से नर्व्स जाएगी बेटा किस साइड जाएगी, मेरे राइट साइड को जाएगी, सॉरी राइट से लेफ्ट को जाएगी। और ये वाले हिस्से में इधर लेफ्ट से किधर को जाएगी बेटा, राइट को जाएगी। तो ये बीच में एक जगह हुई जहां पे बहुत सारी नर्व्स ऐसे जा रही है राइट को और एक जा रही है लेफ्ट को। तो वहां पे एक एक्स का निशान आ जाएगा, ये इस तरह से क्रॉस, है ना। तो इनके भी क्या होता है कि यहाँ पे मिड में एक क्रॉस का निशान आता है, वो जो नर्व्स हैं जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन से लेफ्ट को और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से राइट को जाती है, और इस पोर्शन को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर है बेटा, वो मैं ब्रेन के अंदर कहाँ बनाऊंगी, इस वाले में। अगर मैंने ऐसे सेक्शन कट करा तो मुझे कैसा मिलेगा, तो वो मुझे ये यहाँ पे ये मिलेगा, अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो दे रखा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि जो सेरिब्रम होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूरे सेरिब्रम को। एक होता है आउटर रीजन, जैसे मैं ये बनाऊं तो ये आउटर रीजन हो गया बेटा, और ये इनर रीजन हो गया। तो आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, तो ये वाला पोर्शन हो गया कॉर्टेक्स। और इनर रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। तो मिडिल वाला पोर्शन हो गया बेटा मेड्यूला। तो पहली चीज तो कि द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और ये ध्यान रखना बेटा कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड मेड्यूला इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। अब एक चीज सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना बेटा, अभी जब अपन ने
न्यूरॉन्स पढ़े थे तो मैंने दो तरह के न्यूरॉन्स बताए थे, एक मेड्यूलेटेड और एक नॉन मेड्यूलेटेड। मेड्यूलेटेड न्यूरॉन की मैंने रंग रूप कैसा बताया था बेटा? मैंने बोला था कि जो मेड्यूलेटेड होते हैं, ड्यू टू द माइलिन शीथ दे अपीयर ग्लिंसनिंग व्हाइट। ग्लिंसनिंग मतलब चमकीला सफेद। तो जो चमकीला सफेद बनाएगा वो क्या बनाएगा बेटा? व्हाइट मैटर, है ना? तो यानी मेड्यूलर रीजन में क्या प्रेजेंट होगी बेटा? मेड्यूलर रीजन में कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होगी? माइलिनेटेड नर्व्स ज्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं प्रेजेंट है वो ग्रे कलर का अपीयर होएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आउटर कॉर्टेक्स रीजन में नॉन माइलिनेटेड है, नहीं बेटा, इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपके साइटोन और डेंड्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और हम ये कहते हैं कि जब साइटोन और डेंड्रॉन दोनों ही चीज बेटा नर्व इंपल्स को रिसीव करते हैं, तो जितने ज्यादा इंपल्सेस हमारे ब्रेन में आएंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रे मैटर कह देते हैं ना, जो इंटेलिजेंट है, कि अरे इसके पास तो ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने ना एक बचपन में कोई वो देखा होगा, बेंटेन, हाँ बेंटेन देखा, बेंटेन, हाँ वही बेंटेन 10। तो बेंटेन जो देखा होगा उसमें एक कैरेक्टर था जिस ग्रे मैटर, उसका ग्रे देखा है बेटा किसी ने? बेंटेन, ओके ओके, हाँ मुकुल को पता है और किसी को भी नहीं पता, दिव्या को भी नहीं पता है ना, बेंटेन नहीं देखा दिव्या ने बचपन में। तो बेटा ये जो बेंटेन थे, इतने सारे पार्टिसिपेंट छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इन बोर हो गए ये सारे मेरे से, तो खैर उसका नाम ग्रे मैटर था बेटा। ग्रे मैटर वो बहुत इंटेलिजेंट था दिमाग से। तो सिंपली याद रखो, ये इसलिए बता रही हूँ बेटा, इनकी पोजीशन स्विच ओवर हो जाती है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स, इन तीनों में इनकी पोजीशन बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर हो जाता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है। तो इसलिए कह रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख लो कि इन forebrain gray matter is present outside and white matter is present inside, while in hindbrain gray matter is present inside and white matter is present outside। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस बार भी आ सकता है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है। तो ये तो होगा बेटा इसका ये वाला। अब हम लोग लेते हैं कि हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। पहले तो हमने कहा सेरिब्रम के पार्ट्स हैं दो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों को नर्व्स बीच में क्रॉस करती है, एक शेप स्ट्रक्चर आता है जिसको कहा जाता है कॉर्पस कैल्यूसम। फिर मैंने कहा कि जो कॉर्टेक्स जो सॉरी सेरिब्रम है उसको ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द आउटर कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर का बना होता है और इनर मेड्यूला जो व्हाइट मैटर का बना है। अब मैं ले रही हूँ कि इस फोरब्रेन यानी सेरिब्रल, हर ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। तो इसके फिर वापस से ये डिवाइडेड रहता है बेटा, एक मिनट बच्चे, ये फर्दर डिवाइडेड रहता है। हाँ, तो हम लेंगे बेटा हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कितने पार्ट्स हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रंटल, सेकंड इज कॉल्ड एज पैराइटल, थर्ड इज कॉल्ड एज टेम्पोरल, PORL, and fourth is called as occipital। अब बेटा मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाऊं कि किसकी लोकेशन कहां पर है। ये
ये यहाँ पे एक सल्कस प्रेजेंट होती है, इस सल्कस को सेंट्रल सल्कस कहा जाता है, और एक सल्कस प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और एक सल्कस होती है यहाँ पे। सल्कस मतलब कि ग्रूव, गड्ढा। तो ये 1, 2, 3 और ये 4 हिस्सों में टूट गया बेटा। मैम मैम आवाज नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम ऑडिबल नहीं हुआ। जो सबसे फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल। सेकेंड पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल। ये वाला पीछे वाला जो हमारे पीछे की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल, एंड दिस इज कान के नीचे, कहते हैं कान के नीचे बजाऊंगा, वो वाला स्टेज होता है बेटा टेम्पोरल। तो कान के नीचे मतलब ये कान वाले पोर्शन पर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्पोरल। अब मैंने कहा था बेटा कि इनके बीच में ये सल्कस होते हैं। सल्कस मतलब ग्रूव्स, गड्ढे प्रेजेंट होते हैं जो आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं। तो ये वाला सल्कस होता है, इसको कहा जाता है बेटा सेंट्रल सल्कस। एक और चीज याद दिलाऊंगी बेटा, एक और चीज बताऊंगी, ग्रूव्स, सल्काई एंड गायरी, ये अभी बाद में बताऊंगी। इसके अलावा पेराइटल और ऑसिपिटल को जो सल्कस, इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसको कहा जाता है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। इसके अलावा बेटा ये वाला जो सल्कस है इसको कहा जाता है बेटा लेटरल सल्कस। इन सल्कस के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इनके नाम यूजुअली रहते हैं कि नाम आ सकता है बेटा, ठीक है। तो सिंपली अगर अपन लोग ले ये पूरा का पूरा लेटरल सल्कस, ये पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस और ये सेंट्रल सल्कस, यानी कितने सल्कस हुए, 1, 2 और 3। 3 सल्कस ने ब्रेन को 4 हिस्सों में एंड 4, ओके बेटा, तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो चीज मैं बताना भूल गई थी बेटा कि मैंने ये बताया था कि ब्रेन के अंदर हमारे इस तरह से ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं। आप लोगों ने, मुझे लगता है सभी ने ही अखरोट खाए होंगे बेटा, है ना, वॉलनट जिसको कहते हैं। तो वॉलनट अपन ने सबने खा रखे हैं। वॉलनट जो होता है उसका अगर आप शेप देखो तो कहीं कहीं पे ग्रूव्स रहते हैं, कहीं कहीं पे रिजेस रहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि वॉलनट ना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन, जैसा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही वॉलनट का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर गड्ढे होते हैं यानी ग्रूव्स होते हैं तो उन गड्ढों के लिए वर्ड यूज होता है सल्कस। क्या वर्ड यूज होता है? सल्कस। सल्कस मतलब गड्ढे और ग्रूव्स। बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं गायरी से कि गायरी मतलब ग्रूव, नहीं, उल्टा है बेटा। जहाँ गायरी है वहां पे ग्रूव नहीं आएगी, गड्ढे नहीं आएंगे। गायरी का मतलब जैसे ये मैंने बताया ये गड्ढा, तो ये गड्ढा तो हो गया बेटा ग्रूव, यानी ये तो हो गई सल्कस, ओके। और ये जो उभार वाला पोर्शन है अब, ये हो गया बेटा गायरी, और प्लूरल वर्ड होता है गायरी।
तो दैट इज ब्रेन में बहुत सारे ग्रूव्स एंड रिजेस होते हैं, गायरी एंड सल्काए होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ब्रेन के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होएगा एंड एज अ रिजल्ट वो ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकता है। तो ये हो गए बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट्स। कल हम लोग करेंगे बेटा इसके फंक्शन और आगे का हिस्सा। तो आज के लिए क्लास इतनी ही काफी है, ठीक है बच्चे? चलो थैंक यू। गड्ढा मतलब जैसे अगर ये सपोज ये मैं कह रही हूँ ये, तो ये जो गड्ढा सा बना है इसको हम फिशर कहते हैं, ठीक है? इसको हम जैसे सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल फिशर भी कह सकते हैं, पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, पेराइटो ऑसिपिटल फिशर भी कह सकते हैं, ठीक है? तो